सन 1980 में एक नौजवान लड़का हर्षद मेहता पहली बार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि अगले 10 सालों में वो एक आम जाबिर से हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट का बिग बुल बन जाएगा। वो 15,000 मुरब्बा फीट का घर, लग्जरी गाड़ियां और एक शानदार दफ्तर का मालिक बनेगा। लेकिन हर्षद का उरूज जितना तेज था, उसका जवाल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। ये है हिंदुस्तान के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल की कहानी। जी हाँ दोस्तों, सन 1973 रायपुर 18 साला हर्षद अपनी जिंदगी से मायूस था। वालिद का कारोबार और सेहत दोनों खराब हो रहे थे। हर्षद हालात बदलना चाहता था, इसीलिए वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई रवाना हुआ। मुंबई में उसे लाला लाजपत राय कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो प्लास्टिक स्क्रैप जमा करके बेचने और सीमेंट की तिजारत जैसे छोटे मोटे काम करने लगा। कुछ सालों बाद इसकी पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई मुंतकिल हो गई। सन 1973 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 6,600 रुपए तनख्वाह पर क्लर्क की नौकरी शुरू की। इसका भाई यशवंत मेहता ICICI में नौकरी करने लगा। दोनों भाई नौकरी के साथ साइड बिजनेस भी करते थे, लेकिन कामयाबी ना मिली। बिलाखिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उस वक्त मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी, जहां शेयर्स दस्ती तौर पर खरीदे और बेचे जाते थे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई थी, इस रिंग में सिर्फ जॉबर्स और वर्कर्स को जाने की इजाजत थी। जॉबर का काम क्लाइंट्स के लिए शेयर्स खरीदना और बेचना होता था। अरशद ने जॉबर बनने का फैसला किया और बहुत कोशिश के बाद इसे जॉबर का बीज मिल गया। पहले दिन उसे 2,000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इसने हिम्मत न हारी। अगले चंद महीनों में इसने अपनी सलाहियतों को बेहतर किया और मार्केट के बेहतरीन जॉबर्स में से एक बन गया। हर्षद ने समझा कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए कंपनियों को अंदरूनी मालूमात दरकार है, इसलिए उसने लेबर यूनियन लीडर्स जैसे लोगों से राब्ते बनाए ताकि कंपनियों के प्रोडक्शन का डेटा हासिल कर सके। इस मालूमात की बुनियाद पर वो शेयर्स खरीदता या बेचता था। उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो उस वक्त कानूनी थी। हर्षद ने अपना पैसा भी मार्केट में लगाना शुरू किया। सन 1982 तक इसने काफी पैसा कमा लिया और एक बड़े घर में मुंतकिल हो गया। लेकिन फिर इसने एक नई हिकमत अमली आजमाई, पंप एंड डंप। इसमें वो किसी शेयर को बड़ी मिकदार में खरीदता, जिससे उसकी सप्लाई कम हो जाती और कीमतें बढ़ जाती। फिर वो इसे बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता। इस हिकमत अमली से उसका मुनाफा बढ़ता गया और उसे लगा कि मार्केट में कोई उससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक सान्या हुआ। 18 मार्च सन 1982, ब्लैक थर्सडे, मार्केट अचानक क्रैश कर गई। 15 मिनट में सदी का तेज तरीन सवाल देखा गया और हर्षद को 10 लाख का नुकसान हुआ। ब्रोकर्स के पैसे वापस करने के लिए इसने अपनी बीवी के जेवरात तक गिरवी रखने पड़े। अगले चंद महीनों तक इसके भाई की बीवी ने घर का खर्च उठाया। लेकिन जून सन 1982 में हर्षद और यशवंत ने दोबारा मार्केट में दाखिल होने का फैसला किया। उन्होंने ग्रोमोर कंसल्टेंट्स के नाम से अपनी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू की। ग्रोमोर का मकसद दौलतमंद लोगों के पैसे मार्केट में लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाना था। हर्षद ने देखा कि चाय की कंपनियों के शेयर्स कम कीमत पर हैं, जबकि उनका मुनाफा बढ़ रहा है। उसने अपने क्लाइंट्स के लिए टाटा टी और दीगर कंपनियों के शेयर्स खरीदे। एक साल में इन शेयर्स की कीमतें बढ़ गईं और ग्रोमोर के क्लाइंट्स ने खूब पैसा कमाया। फिर 1985 तक हर्षद स्टॉक मार्केट का जादूगर बन चुका था, लेकिन मार्केट का एक पुराना खिलाड़ी मिनो मानिक इससे खुश न था। मिनो एक बेयर था जो शेयर्स की कीमतें गिरने पर मुनाफा कमाता था। सन 1986 में बजट के ऐलानात से मार्केट गिरने लगी। हर्षद ने स्पेक्ट नामी शेयर्स बड़ी मिकदार में खरीदे थे, लेकिन मिनो और उसके ग्रुप ने इसे और गिरा दिया। अफवाह फैली कि हर्षद दिवालिया हो गया है। हर्षद ने वक्त से पहले तमाम अदायगियां करके अपनी साख बचाई, लेकिन उसे 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बावजूद हर्षद ने हिम्मत न हारी। ग्रोमोर ने बड़े इदारों के लिए काम शुरू किया और जल्द ही हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रोकर्स में से एक बन गया।
लेकिन हर्षद अब सिर्फ ब्रोकर नहीं बनना चाहता था, वो एक बड़ा सरमायाकार बनना चाहता था। इसके लिए उसे सैकड़ों करोड़ों की जरूरत थी और उसने मनी मार्केट में कदम रखा। मनी मार्केट में बैंक एक दूसरे से मुख्तसर मुद्दत के कर्जे लेते थे। ये कर्ज आमतौर पर 15 दिन के होते थे। बैंक सिक्योरिटीज के बदले बैंक रिसिप्ट BR जारी करते थे। हर्षद ने देखा कि मनी मार्केट के कुछ बड़े ब्रोकर्स उसे कंट्रोल करते हैं। इसने छोटे बैंकों जैसे बैंक ऑफ अमेरिका के साथ काम शुरू किया और 2 साल में मनी मार्केट का टॉप ब्रोकर बन गया। लेकिन हर्षद का असल प्लान मनी मार्केट के पैसों से स्टॉक मार्केट में अरबों कमाना था। इसने एक खामी देखी, बैंक एडवांस में पैसा इसके अकाउंट में मुंतकिल करते थे जो 10-15 दिन तक पड़ा रहता था। हर्षद ने इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू किया। वो अपनी पसंदीदा शेयर्स की कीमतें बढ़ाता और फिर बेचकर मुनाफा कमाया करता था। इसके अलावा उसने छोटे बैंकों से जाली BR बनवाना शुरू किया, जिससे उसे और ज्यादा पैसा और वक्त मिला। जो सन 1990 से 1992 तक हर्षद ने इस पैसे से मार्केट को आसमान पर पहुंचा दिया। मई सन 1990 में सेंसेक्स 800 पॉइंट पर था, जो अप्रैल 1992 तक 4500 पॉइंट तक पहुंच गया। इसके पसंदीदा शेयर्स जैसे ACC 300 से बढ़कर 10,000 रुपए तक पहुंच गए। हर्षद ने 15,000 मुरब्बा फीट का पेंट हाउस और 29 गाड़ियां खरीदी, जिनमें हिंदुस्तान की पहली इंपोर्टेड लेक्स कार भी शामिल थी। इसे बिग बुल का नाम मिला और इसकी इतनी ताकत थी कि वो जिस शेयर को छूता इसकी कीमत बढ़ जाती। मीडिया ने इसे हीरो बनाया। वो मैगजीन के सर्वर पर था और हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शख्स कहलाया। लेकिन ये कामयाबी इसके सर चढ़ गई। वो खुद को खुदा समझने लगा। उसने आर्मी कंपनियों से ज्यादा मुनाफा कमाने के अहदाफ बनाए, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोचा था। दिसंबर सन 1991 में RBI को मालूम हुआ कि मनी मार्केट में BR का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसने सख्त रहनुमा खतूत जारी किए। 1991 में हर्षद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए लिए और उसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया। लेकिन इस बार वो जाली BR ना ला सका। उसने एक मुलाजिम को रिश्वत दी कि रिकॉर्ड्स में हेर फेर की जाए। लेकिन अप्रैल 1992 में स्टेट बैंक को 500 करोड़ के फर्क का पता चल गया। स्टेट बैंक ने हर्षद पर दबाव डाला। उसने दूसरे बैंक से पैसा उठाकर किस्तों में अदायगी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 23 अप्रैल सन 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सचिता दला ने एक खबर शाये की कि स्टेट बैंक से 500 करोड़ गायब हैं और इसके पीछे हर्षद मेहता हैं। इस इंकशाफ से पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। हुकूमत ने हर्षद के खिलाफ इनकम टैक्स, RBI और CBI तहकीकात शुरू की। एक एक करके पूरा स्कैंडल सामने आया। लोगों को पता चला कि बैंकों के पैसों से मार्केट को मसनूई तौर पर बढ़ाया गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। हर्षद के शेयर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। छोटे सरमायाकारों के अरबों डूब गए। बैंक ऑफ कर्ज जैसे बैंक दिवालिया हो गए। स्कैंडल का हजम 4000 करोड़ से ज्यादा था। 4 जून सन 1992 को हर्षद और ईश्वन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर, अकाउंट्स और गाड़ियां जब्त कर ली गईं। सालों तक कानूनी जंग चली और दिसंबर 2001 में 47 साल की उम्र में हर्षद ने पुलिस हिरासत में आखिरी सांस ली। उसकी मौत के सालों बाद भी इसकी कहानी मुतनाज़े है। कुछ इसे धोखेबाज समझते हैं, जबकि उसका खानदान कहता है कि उसे इन तरीकों की वजह से निशाना बनाया गया जो उस वक्त आम थे। मेरे ख्याल में सच्चाई इन दोनों नज़रियात के बीच कहीं है। मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।